जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल तैयारी अप टू सक्सेस में। देखिए दोस्तों, आज अपन कवर करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। अभी तक अपन ने कवर किया है पार्ट 2 लेक्चर मध्य एमपीजीके के हो चुके हैं। पहले लेक्चर में अपन ने देखा था मध्य प्रदेश का गठन और दूसरे लेक्चर में अपन ने कवर किया था मध्य प्रदेश का विस्तार और उसकी अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या होती है। इस वीडियो में अपन भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। भौतिक विभाजन को ही अपन बोलते हैं प्राकृतिक विभाजन, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा विभाजन किया गया उसे अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विभाजन। जिस प्रकार से दोस्तों आपने पढ़ा होगा इंडियन ज्योग्राफी में, जैसे पूरे संपूर्ण भारत को जो भौतिक विभाजन की भौतिक विभाजन में विभाजित किया गया, उसी तरीके से मध्य प्रदेश को भी उसके भौतिक विभाजन में या बोलना चाहिए प्राकृतिक विभाजन में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि भारत का जो भौतिक विभाजन है वो किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड करके अगर अपन पढ़ते हैं कोई भी चीज़ को, वो हमें जल्दी याद होती है। तो आपने देखा होगा भारत के भौतिक विभाजन में आता है सबसे पहले हिमालय क्षेत्र, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है जो हिमालय के द्वारा जो नदियाँ निकलती है उसके द्वारा बनाए गए मैदान, उसे क्या बोलते हैं अपन, उत्तर भारत के मैदान। और तीसरा क्षेत्र आता है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का। चौथा आता है हमारा तटीय मैदान। और जो पांचवें क्षेत्र में अपन पढ़ते हैं पांचवें भाग में, वो अपन पढ़ते हैं क्या, द्वीप समूह। तो दोस्तों ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसी के अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश आता है। अर्थात जो भारत की का मैप अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की लोकेशन है। तो इसी सारे भागों को अपन क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही हमारा आता है क्या, मध्य प्रदेश। तो उसी मध्य प्रदेश का अपन आज भौतिक विभाजन देखेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने भौतिक विभाजन में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो भौतिक विभाजन की बात करें तो अपन तो मध्य प्रदेश को 3 वृहद क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है जिसमें मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार भी इसे बोला जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों अपन मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो इन्हें सब विभाजित किया गया, सब टॉपिक में फिर से इसे विभाजित किया गया अगेन। तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो वो है, सबसे पहले आता है मध्य भारत का पठार। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों मालवा का पठार। तीसरे नंबर पे आता है नर्मदा सोन घाटी। दोस्तों नर्मदा नदी और सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, दोनों ही नदियां, ठीक है, आपको पता होगा। उसी के बीच का जो जितना भी क्षेत्र होता है उसे अपन बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र, ठीक है। चौथा आता है रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। और पांचवा है और अंतिम है जो क्या है, वो बुंदेलखंड का पठार। तो इन्हीं भौतिक विभाजन को अपन आज डिटेल में अध्ययन करेंगे, इनके बारे में एक एक से देखेंगे और इनकी मैप में लोकेशन क्या है उसको भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। अगर दोस्तों आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों का अगर आप भला करना चाहते हैं तो उन्हें शेयर भी कर देना। जिससे क्या होगा दोस्तों, उन्हें भी ये पता लग जाएगा कि एमपीजीके की हमारी जो सीरीज चल रही है, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको भविष्य में इसी तरीके से वीडियो जो है प्रोवाइड करता रहूँ। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अपनी इस टॉपिक को। बात करते हैं सबसे पहले मैप की। तो थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इस मैप को ताकि आपको अच्छे से लोकेशन और स्थिति क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के मैप में सबसे पहले जो ऊपर का जो पार्ट है मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं मध्य भारत का पठार, ठीक है। इसी को बोला जाता है मध्य भारत का पठार, ठीक है। जो मध्य प्रदेश का टोटल कितने प्रतिशत एरिया कवर करता है मध्य भारत का पठार, अगर मान के चलो मध्य प्रदेश को 100% एरिया मान लिया जाए तो मध्य भारत के पठार का जो एरिया है वो 10% एरिया कवर करता है पूरे मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो मध्य भारत का पठार। दूसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों मालवा का पठार। यहाँ पर ये जो एरिया देख रहे हैं आप मालवा का पठार, इसी में आता है अपना उज्जैन, भोपाल, इंदौर, धार, ये सारे किस किस ये जो डिस्ट्रिक्ट है किस में आते हैं, मालवे के पठार में आते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों जो भूभाग की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है, मालवा का पठार है। ये टोटल मध्य प्रदेश का 28% एरिया कवर करता है, कौन सा, मालवा का पठार। आगे चलते बात करेंगे अपन अब रीवा पन्ना के पठार की। तो रीवा पन्ना का पठार आप देख सकते हैं मालवा के पठार से लगा ही है रीवा पन्ना का पठार। यहाँ पर जो प्रमुख जो इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो आते हैं सतना, रीवा, दमोह और पन्ना की। तो रीवा पन्ना के पठार में आप देखते होगे, ठीक है। यहाँ पे सतना आता है, सतना आता है इस एरिया में, यहाँ पे सतना आ जाता है और रीवा आ जाता है, दमोह आ जाता है और पन्ना आ जाता है।
तो रीवा पन्ना के पठार के जो एरिया की बात करें तो रीवा पन्ना के पठार के बाद आता है हमारा कौन सा पठार? नर्मदा सोन घाटी का पठार। तो दोस्तों नर्मदा सोन घाटी का जो पठार है ये टोटल जो बोलना चाहिए एरिया जो कवर करता है मध्य प्रदेश का, वो दूसरे नंबर पे आता है कौन सा? नर्मदा सोन घाटी का पठार। और ये 26% एरिया जो है कवर करता है कौन सा? नर्मदा सोन घाटी का पठार। और रीवा पन्ना के पठार की बात करें तो ये कितना एरिया लगता है? तो इसका जो एरिया लगता है 10.37% एरिया रीवा पन्ने के पठार का लगता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नर्मदा सोन घाटी का जो एरिया दिख रहा है, मैं यहाँ से लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ से लेकर इतना जो एरिया है नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, इसका लगभग एरिया की बात करें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है नर्मदा सोन घाटी का पठार। आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे अमरकंटक है, यहाँ से अमरकंटक से ही एक नदी निकलती है सोन नदी, और इधर से निकलती है एक नर्मदा नदी। इन्हीं दो नदियों के बीच की जो प्रदेश होता है उसे नर्मदा सोन घाटी पर बोलते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पर जो एरिया लगता है, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, वो फेमस जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है? जबलपुर लगता है। ठीक है, आपको पता होगा जबलपुर से क्या, जबलपुर के पास से ही क्या कौन सा है? अमरकंटक के पास से ही क्या निकलती है? हमारी नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। ठीक है, यहाँ से ये जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी का भाग लगता है यहाँ पर। ठीक है, आगे अपन इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। आप मैप में लोकेशन देख लीजिए कि किस जगह पर सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमुख डिस्ट्रिक्ट जो बालाघाट, सिवनी, मंडला, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं यहाँ पर सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। अगला पठार है हमारा बुंदेलखंड का पठार। सॉरी, यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार यहाँ पे छूट गया। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो लगता है बुंदेलखंड का पठार लगता है। इसके एरिया की बात करें तो दोस्तों बुंदेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश का टोटल जो 7.7% एरिया कवर करता है। अर्थात मध्य प्रदेश को अगर 100% एरिया मान लिया जाए तो बुंदेलखंड के पठार का एरिया जो है 7.7% लगता है। और ये जो दोस्तों बुंदेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है, अर्थात सबसे छोटा पठार की कैटेगरी में आता है। वो कौन सा आता है? बुंदेलखंड का पठार आता है। तो दोस्तों अभी टोटल जो प्राकृतिक भौतिक विभाजन या बोलना चाहिए प्राकृतिक आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा गया है, वो टोटल की अगर बात करें तो ये टोटल हो जाते हैं कितने? 5। और 2 कौन कौन से हो जाते हैं? बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा मैकल श्रेणी। इस प्रकार से दोस्तों टोटल 7 भागों में जो है मध्य प्रदेश को उसके भौतिक भाग में विभाजित किया गया है। अब अपन डिटेल में बात करेंगे। अगर एक चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक में थे उस टाइम भी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लेता है। आपको पता होगा इस एरिया में क्या था? छत्तीसगढ़ था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो 2 पठार है छत्तीसगढ़ में जो पहले संपूर्ण मध्य प्रदेश में शामिल थे वो कौन कौन से हैं? एक दंडकारण्य का पठार और बस्तर का पठार। ये 2 पठार है जो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि विभाजन के पहले जो मध्य प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया था? तो टोटल जो भौतिक भागों में बांटा गया था मध्य प्रदेश को वो 9 भागों में बांटा गया था जब विभाजन नहीं हुआ था, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब आगे चलते हैं अपन, अब इनको डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं अपन मध्य भारत के पठार को। तो मध्य भारत के पठार की क्या विशेषता है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो मध्य भारत का पठार है यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी होती है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और व्यापम में कई बार भी पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे मध्य भारत की जो प्रमुख नदी यहाँ से बहती है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ठीक है, तो चंबल नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के विक्षेपण से ही इस पठार का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश भी बोला जाता है। इसका उपनाम क्या है? चंबल का उपाद्र प्रदेश मध्य भारत के पठार को बोला जाता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों भारत का जो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से पीड़ित जो पठार है वो ही कौन सा पठार है? मध्य भारत का पठार है। ठीक है, आपको पता होगा चंबल के जो डाकू है, ठीक है, जहाँ पे जो खंडर होते हैं चंबल के डाकू का आश्रय स्थल बोला जाता है। चंबल के जो चंबल नदी के द्वारा बनाए गए जो खंडर होते हैं, जो विक्षेपण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? चंबल डाकू का आश्रय स्थल भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चंबल नदी से पीड़ित है। चंबल जो सबसे ज़्यादा जो अपरदन करती है चंबल नदी इसी क्षेत्र में, इसी भूभाग में करती है। तो इस अपरदन को क्या बोलते हैं? एक नाम आपने सुना होगा, अवनालिका अपरदन भी इसे बोला जाता है। अवनालिका अपरदन इसे बोला जाता है। तो कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
अवनालिका अपर्दन और उसे क्या बोलते हैं, गली अपर्दन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो चंबल नदी के द्वारा जो अपर्दन किया जाता है उस अपर्दन को क्या बोलते हैं, तो उसे अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मध्य भारत का जो पठार है उसे चंबल का उपाद्र प्रदेश बोला जाता है। सबसे ज्यादा इस पठार का निर्माण किससे हुआ है, चंबल द्वारा लाई गई मिट्टी के विक्षेपण से हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, जो नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो आप जब इस पठार का निर्माण ही चंबल के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि जलोढ़ मिट्टी तो होएंगी ही होएंगी। ठीक है, तो आगे चलते बात करेंगे यहाँ की अब सबसे प्रमुख फसलों की। तो यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और उसमें सबसे ज़्यादा फसल ज्वार, बाजरा, सरसों और गेहूं की होती है। इसी कारण दोस्तों सबसे ज़्यादा सरसों किस क्षेत्र में होती है, मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में होती है, जिसके वजह से मध्य भारत के पठार को क्या बोलते हैं, सरसों की हांडी भी बोला जाता है। आप ये भी याद रखेंगे सरसों की हांडी किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं मध्य भारत के पठार को बोलते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ की प्रमुख नदी की। जैसा कि मैंने आपको बताया चंबल नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, जो कहाँ से निकलती है आपको पता होगा। ठीक है, तो चंबल नदी जो निकलती है ये बेसिकली मालवा के पठार से निकलती है। ठीक है, मालवा के पठार में एक इंदौर के पास ही जाना पावा की पहाड़ी होती है, वहां से निकलती है कौन सी, हमारी चंबल नदी। लेकिन बहती कहाँ पर है, तो बहती है मध्य भारत के पठार में। दूसरी नदी है सिंध नदी और तीसरी नदी है पार्वती नदी। जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन इन नदियों को डिटेल में जानेंगे कि ये किस स्थान से निकलती है, कौन कौन सी पहाड़ी से निकलती है, और इसका जो उद्गम स्थल कौन सा है और अवसान स्थल कौन सा है, इनकी लंबाई को भी अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप इतना ही याद रखेंगे कि जो मध्य भारत के पठार है यहाँ पर कौन कौन सी नदी होती है, चंबल नदी होती है, सिंध नदी और पार्वती नदी बहती है। आगे बात करेंगे यहाँ की जनजाति की। तो यहाँ पर जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है, उसे सहरिया जनजाति बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, सहरिया जनजाति निवास करती है। और मध्य भारत के पठार की बात करेंगे यहाँ पे बोली की, तो यहाँ पर ब्रज, अवधी और बुंदेलखंडी भाषा का प्रचलन है। ठीक है, और सबसे कम वर्षा की बात करें तो सबसे कम वर्षा का जो जिला है आपको पता होगा, भिंड। भिंड में सबसे मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है, जहाँ पर 55 सेंटीमीटर ही वर्षा भिंड में होती है। तो भिंड जो आता है आपको पता होगा मध्य भारत के पठार में ही आता है। ये कौन से संभाग में पड़ता है, भिंड चंबल संभाग में पड़ता है। चंबल संभाग में 3 ही डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। जब अपन मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे तो उसमें अपन डिटेल में इन हर डिस्ट्रिक्ट को बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो जो है यहाँ पर औसत वर्षा कैसी होती है, बहुत ही कम होती है, 55 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक होती है। तो आपको मध्य भारत की स्थिति और इसकी विशेषता आई होप की क्लियर हो गई होगी। आगे बात करेंगे अपन अब मालवा के पठार की। दूसरा है हमारा मालवा का पठार। ठीक है, तो मालवा के पठार की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, और भारत का भी बात करें तो सबसे बड़ा पठार कौन सा होता है, मालवा का पठार होता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, और ये टोटल मध्य प्रदेश का 28% एरिया कवर करता है। ठीक है, यहाँ पर जो पाई जाती है मिट्टी, वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता हो जो काली मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कपास, गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों मालवे के पठार को सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है यहाँ पे कौन सी फसल का होता है, गेहूं का होता है। इसीलिए इसे गेहूं की डालिया कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जो फसल है प्रमुख यहाँ की कौन कौन सी है, कपास, गेहूं की फसल प्रमुख है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, वो गेहूं की फसल का होता है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, गेहूं की डालियां बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, यहाँ की जलवायु की बात करें तो सबसे जो अच्छी जलवायु बोलना चाहिए किस पठार की है, मालवा के पठार की, क्योंकि यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु होती है। समशीतोष्ण जलवायु का मतलब ये होता है यहाँ पर जो सबसे गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है, और सर्दी की बात करें तो सर्दी भी यहाँ पर क्या पड़ती है, साधारण पड़ती है। इस वजह से दोस्तों यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं। इसी तरीके से आपको इसके कारण ही दोस्तों यह सबसे ज़्यादा समृद्ध और जो सबसे समृद्ध और सबसे विकसित पठार बोला जाता है मालवा के पठार को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ के जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर कौन कौन से हैं, भोपाल, उज्जैन, हाँ उज्जैन भी है, इंदौर और धार। ये टोटल जिले कौन से आते हैं, मालवा के पठार में आते हैं, जो काफ़ी समृद्ध जिले हैं। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड आपको अभी तक मैंने बताया
इससे रिलेटेड दोस्तों मालवा के पठार से रिलेटेड एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। तो आपको पता होगा मालवे के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सिगार की चोटी है। 881 मीटर की ऊंचाई है इसकी सिगार की चोटी की, आपको याद रखना है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है सिगार की चोटी। और अन्य चोटी की बात करें तो जाना पावा की चोटी, जो जाना पावा पहाड़ी पर है, और धजारी की चोटी भी आपको याद रखना है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से व्यापम में जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मालवा के पठार की प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती है, चंबल नदी, क्षिप्रा नदी और पार्वती नदी और माही नदी। ये यहाँ पर बहती भी है और यहाँ से उत्पन्न भी होती है। मतलब यहाँ से बोलना चाहिए, यहाँ से जो चंबल नदी है तो यहीं से निकलती, क्षिप्रा, पार्वती, माही, ये सब नदियाँ कहाँ से निकलती, मालवा के पठार से ही इसका उद्गम स्थल भी है। तो आपको नदियों के बारे में स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे यहाँ की फसल की, जैसे कि मैंने बताया गेहूँ, सोयाबीन और कपास यहाँ की प्रमुख फसल है। और मालवा के पठार से जो निकलने वाली नदियाँ है वो कौन कौन सी है, चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, दूसरी है पार्वती नदी, काली सिंध नदी, ठीक है, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। आगे चलते बात करेंगे अपन जनजाति की। तो मालवा के पठार की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है, भील जनजाति यहाँ पे पाई जाती है मालवा के पठार में। और मालवा के पठार की बात करेंगे, यहाँ पे जो चट्टान है वो मालवा के पठार का जो निर्माण है वो किस चट्टान से हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। बेसाल्ट, बेसाल्ट काली मिट्टी और दक्कन ट्रेप की जो चट्टानें होती है उससे निर्मित हुआ है मालवा के पठार का। आगे बात करेंगे बोली की। तो मालवा के पठार की जो प्रमुख बोली है वो कौन कौन सी है, निमाड़ी और मालवी यहाँ पे प्रमुख रूप से बोली जाती है। अगला पठार है हमारा नर्मदा सोन घाटी। अब देखते हैं अपन नर्मदा सोन घाटी की क्या विशेषता है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही होती है कि जो मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान वो कौन सा है, कहाँ पड़ता है, नर्मदा सोन घाटी में ही पड़ता है, आपको याद रखना है। दूसरा है विशेषता इसकी कि यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। अर्थात बात करें कि जो बड़ा भौतिक विभाग है वो कौन सा है, मालवा का पठार है। और दूसरे नंबर पर जो हमारा एरिया कवर करता है मध्य प्रदेश का वो नर्मदा सोन घाटी का करता है। ये नर्मदा नदी और सोन नदी के बीच का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी, आपको पता होगा। यहाँ पर काली और लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। काली और लाल मिट्टी जो नर्मदा सोन घाटी के पूर्वी भाग में पाई जाती है, और पश्चिम भाग में जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसल की बात करें तो गेहूं, कपास, सोयाबीन, चावल और चना यहाँ की प्रमुख फसल है। आपको पता होगा चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, बालाघाट जिले में होता है, ठीक है, बालाघाट, सिवनी जिला ये चावल के लिए फेमस जिला होता है। तो यहाँ की सबसे ज़्यादा फसल कौन सी है, चावल और काय की है, चने की फसल है। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये जो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है जायद फसलों के लिए काफ़ी फेमस है। जायद फसल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सब्जी भाजी का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसे, ठीक है, जायद फसल का प्रमुख क्षेत्र बोला जाता है। कौन सा, नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। आगे बात करेंगे दोस्तों रीवा पन्ना के पठार की विशेषता की, ठीक है। तो रीवा पन्ना के पठार की विशेषता क्या है अपन उसके जानते हैं अब। तो सबसे बड़ी विशेषता रीवा पन्ना के पठार की ये है, आपको पता होगा कि भारत में जो मानसून है अर्थात भारत में जो वर्षा होती है वो किस क्षेत्र से होती है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी होती है, खाड़ी आती है, और यहाँ पे क्या आता है, अरब सागर आता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही वर्षा होती है। और जो रीवा पन्ना का पठार है ये मध्य प्रदेश का एरिया की बात करूँ और यहाँ पर जो क्या पड़ता है, रीवा पन्ना का पठार होता है, पड़ता है। तो रीवा पन्ना के पठार एकमात्र ऐसा पठार है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही से वर्षा प्राप्त करता है। अर्थात दोनों से वर्षा कहाँ होती है, दोनों से ही बोलना चाहिए, क्या बोलना मैं, कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाला पठार वो कौन सा है, हमारा रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आगे चल के बात करते हैं अपन अब यहाँ की मिट्टी की। तो यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसल की बात करेंगे तो चावल, गेहूं और तिलहन की फसल यहाँ पर होती है। इसकी खनिज की बात करेंगे तो यहाँ पर खनिज कौन कौन से, प्रमुख रूप से हीरा, आपको पता होगा पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर हीरा का उत्पादन के लिए फेमस है। कौन सा, हमारा जिला पन्ना जिला। तो यहाँ की जो खनिज है वो हीरा प्रमुख रूप से फेमस है यहाँ का। दूसरा है चूना पत्थर और जिप्सम। चूना पत्थर दोस्तों रीवा साइड में मिलता है चूना पत्थर, और यहाँ पर जो सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है, रीवा, सतना और रीवा में सीमेंट का कारखाना भी आपको पता होगा।
आगे बात करेंगे प्रमुख नदियाँ की, तो रीवा पन्ना के पठार में सबसे प्रमुख नदियाँ सोन, टोम्स, केन और बीहड़ नदी यहाँ पे बहती है। और सबसे जो आपको पता होगा बीहड़ नदी चचई जलप्रपात जो कहाँ पर है, बीहड़ नदी पर स्थित है। आगे बात करेंगे यहाँ की जनजाति की, तो यहाँ पर कोल और विरहर जनजाति पाई जाती है। अब हमारा अगला पठार है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की क्या विशेषता है हम उसे अब जानते हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे बड़ी पहले विशेषता की बात करेंगे तो इस पठार में सबसे ज़्यादा चट्टानें कौन सी क्रम की मिलती है, तो आपको पता होगा ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर मिलती है बुंदेलखंड के पठार में। क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो बुंदेलखंड का पठार का जो निर्माण ही किससे हुआ है, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है नीस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नीस प्रकार ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें मिलती है। दूसरा बात करेंगे तो सबसे पिछला पठार, पूरे पठारों की बात करें तो सबसे जो पिछड़ा पठार है वो कौन सा आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है। ये क्यों आता है दोस्तों, इसकी बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है, आगे चलते बात करते हैं अब इस पठार की सबसे ऊंची चोटी की। कई बार यहाँ बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1172 मीटर की है। अगला पठार है हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, ताप्ती और वैनगंगा नदी। ताप्ती नदी दोस्तों जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है आपको पता होगा। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो बैतूल से होता है। बैतूल के मुल्ताई जिले से ताप्ती निकलती है। और वैनगंगा की नदी जो निकलती है परसवाड़ा के पठार से निकलती है, जो कहाँ पर स्थित है, सिवनी में स्थित है। तो यहाँ की प्रमुख नदी की बात करें तो ताप्ती और वैनगंगा है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। यह श्रेणी ये 3 प्रकार से मिलकर बनी है, मतलब सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, एक है राजपीपला, ठीक है, जो 9% जो सबसे पश्चिमी भाग है सतपुड़ा मैकल श्रेणी का। आपको पता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी ये जो सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी ये आपको मैप में लोकेशन मैंने क्लियर भी करवाई थी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बात और मैं बता दूं आपको कि आप जब भी पढ़ते हैं तो अपने पास एक मैप लेकर अवश्य बैठा कीजिए, जिससे क्या होता है आपको लोकेशन क्लियर होती है और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको सब कुछ अच्छे तरीके से याद भी हो जाता है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया, एक है राजपीपला, दूसरा है सतपुड़ा और तीसरा है मैकल श्रेणी। जो राजपीपला श्रेणी है वो सबसे पश्चिम में स्थित होती है, बीच के भाग को बोलते हैं सतपुड़ा और लास्ट के पूर्वी एरिया को बोलते हैं कौन सी, मैकाल श्रेणी। आगे बात करेंगे जो दोस्तों ताप्ती नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये राजपीपला से ही निकलती है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं सतपुड़ा की। तो सतपुड़ा के अंतर्गत ही एक पर्वत होता है जिसे महादेव पर्वत बोलते हैं। और इसी महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर की होती है। और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी इसे बोलते हैं। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में व्यापम में यहाँ से क्वेश्चन आया, आपको याद रखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। आगे बात करेंगे बघेलखंड के पठार की। तो हमारा अंतिम पठार है बघेलखंड का पठार। ठीक है, इसकी इसकी क्या विशेषता है देखते हैं। ये सबसे छोटा पठार है एरिया में, ये 7% एरिया कवर करता है पूरे मध्य प्रदेश का। ठीक है, सबसे छोटा पठार है एक तो, 7% एरिया कवर करता है। दूसरा है इसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आता है बघेलखंड का पठार। यहाँ के जो जिला है दोस्तों छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ के प्रमुख रूप से जिले पड़ते हैं। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, सोन, नर्मदा और जोहिला यहाँ की प्रमुख नदी हैं। इसकी सीमा दोस्तों बघेलखंड के पठार की सीमा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी लगती है, क्योंकि पूर्वी भाग में कौन सा है हमारा राज्य, छत्तीसगढ़ आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा इस पठार में होती है। इस औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 125 सेंटीमीटर से लेकर 175 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थल कौन सा है, वो है पचमढ़ी है। आपको पता ही होगा पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो अभी मैंने आपको बताया वो कौन सा एरिया है, भिंड है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। तो ये आज के इस वीडियो में अपन ने देखा मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को। आई होप कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, अपन अब विदा करते हैं आपसे।